सभी को प्रणाम। डे 29 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण के अंतर्गत आज शीर्षक है बच्चे की प्रारंभिक देखभाल। जैसा कि हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव का वांग्मय हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। तो भावी पीढ़ी के नवनिर्माण के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक गर्भाधान संस्कार से लेके पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, इन सब का स्वाध्याय किया और हम लोगों ने बहुत कुछ इससे सीखा, समझा कि बच्चे का संस्कार, बच्चे में संस्कार हम कैसे गर्भ धारण करने से पहले से ही इसका शुरुआत करके उसी भूमि तैयार करके हम एक बच्चे का बीजारोपण कर सकते हैं और देश को एक भावी एक कह सकते हैं बढ़िया एक बीज वृक्ष रूप में बनने के लिए उन्हें हम दे सकते हैं। तो आज है टाइटल उसी के क्रम में कि बच्चे की प्रारंभिक देखभाल। क्योंकि माता पिता का इसमें मुख्य भूमिका होती है, तो हम इसे समझें कि क्या हम कर सकते हैं बच्चे के प्रारंभिक देखभाल के अंतर्गत। पहले दिनों की गलत देखभाल बच्चे के भविष्य निर्माण पर बुरा असर डालती है। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को उचित ढंग से उठाया जाए। सिर और कंधे के नीचे हल्का सा हाथ रखकर उठाना चाहिए, क्योंकि उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी अभी स्वयं सिर का बोझ नहीं संभाल सकती। बच्चे के तालू का बचाव किया जाए। यह बहुत कोमल होता है, उस पर जरा से भी दबाव न पड़ने दिया जाए। बच्चे को आवश्यकता से अधिक नहीं उठाना चाहिए। आने जाने वाले के लाड़ प्यार के कारण बच्चे को बहुत हिलाया डुलाया, उछाला थपथपाया ना जाए। प्रथम सप्ताहों में बच्चे के स्वास्थ्य की हर प्रकार रक्षा करनी चाहिए। एकदम से बच्चे जो जन्म लेता है, जन्मजात बच्चे को कैसे गोद में उठाना चाहिए, कैसे उसे दूसरे को देना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसके शरीर पे उसके हाथ पैर पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही अत्यंत कोमल होता है। वो अपने सर का भी बोझ उठाने की स्थिति में नहीं हो सकता। इसलिए हम दोनों हाथ से पकड़ कर उसको सीधा करके बच्चे को हम लेते हैं। अपने कंधे पे भी बच्चे को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उसका सिर जो है मुड़ने की डर रहती है और गर्दन में मोच आने की डर रहती है। तो इसलिए बच्चे को शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से उसको गोद में उठाएं। ज़्यादा गोद लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे बेड पे ही देखभाल करते हुए सुलाए रखना चाहिए, ताकि वो हाथ पाँव अपने से हिसाब से वो फैला सके और वह खेल सके। लेकिन अभी तो प्रथम सप्ताह में वो एकदम जैसे हम उसे लेटाते हैं उतना ही दूर तक वो रहता है। प्रथम सप्ताहों में बच्चे के स्वास्थ्य की हर प्रकार रक्षा करनी चाहिए। बच्चे के कमरे में कभी अधिक भीड़ ना होने दे। उसे ऐसे कमरे में भी ना ले जाए जहां बहुत से लोग इकट्ठे हो। किसी व्यक्ति को अपना मुंह बच्चे के बहुत निकट ना करने दे, क्योंकि इस प्रकार सांस की गंदी वायु बच्चे के फेफड़े में प्रविष्ट हो जाती है। शिशु को देखकर प्रत्येक व्यक्ति का मन करता है कि वह उसको प्यार करे, किंतु आप इस बात पर कठोरता से दृढ़ रहें कि किसी को बच्चे का मुख न चूमने दें। माता के मन में भी यदि बहुत प्यार आए तो वह भी उसके गालों का चुम्बन न करे, किंतु सिर, हाथों या बाहों को चूम ले। बच्चे का शरीर अत्यंत कोमल होता है। बड़ों की सांस के द्वारा कई रोगों के कीटाणु उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस मामले में अपने सगे संबंधियों की अप्रसन्नता की कोई चिंता न करें। यदि आप स्वयं अपने मुख से उन्हें कुछ नहीं करना चाहते तो पहले ही दिन से बच्चे के कमरे में लिख कर लगा दें। यहाँ कितना स्पष्ट बताया जा रहा है। अब समझ में आया कि शुरुआत में बच्चे को 2 से 3 महीने तक बाहर क्यों नहीं निकाला जाता है। उसको किसी तरह की बाह्य इन्फेक्शन ना लगे, ज़्यादा इस गोद से उस गोद में ना जाए। बच्चे में चूँकि बच्चा काफ़ी कोमल होता है, उस समय की उम्र में उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, तो उस बड़े लोगों के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसके मुख के पास ले जाते हैं तो हवा के द्वारा कैसे वो अटैक कर सकते हैं। तो इसका भी डर रहता है। यही कारण है कि बच्चे को शुरू में 2-3 महीने तक अलग रखा जाता है, अलग कमरे में उसकी देखभाल की जाती है। उसकी हाइजेनिक हर बातें के हाइजीन करके रखी जाती है, ताकि उसको किसी प्रकार की इन्फेक्शन ना लगे, जिसको अभी तक हम लोग समझते थे कि अपने बच्चे को जादू टोना से बचा के रखता है, लेकिन नहीं, इसके पीछे की साइंस यही होती है कि बच्चे में कोई इन्फेक्शन ना लगे। किसी रोगी व्यक्ति के घर में आने पर उसे बच्चे के समीप ना आने दे। अधिक अच्छा यही है कि वह उसके कमरे में ही ना आए। बीमारी से उठे हुए बच्चे को कभी छोटे बच्चे के समीप ना आने दिया जाए। दूसरे की अप्रसन्नता अथवा निंदा की चिंता ना करे। कोई भी व्यक्ति जिसे जुकाम हो तो वह भी पूर्ण सावधानी रखे कि उसकी नाक और मुंह की भाप बच्चे की नाक में और मुंह में ना जाए। दूध पिलाते समय अपनी नाक और मुंह को कपड़े से ढांप ले। जुकाम से बच्चे को पूरी तरह बचाया जाए, क्योंकि जुकाम से कई बीमारियां पैदा हो जाती है। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे को रोगी लोगों से भी दूर रखना चाहिए। अब बीमारी से उठे हुए भी बच्चे को भी कभी छोटे बच्चे के समीप नहीं आने देना चाहिए।
ताकि इससे किसी दूसरे का प्रसन्नता की चिंता ना करें, क्योंकि ये सही बात है कि इसमें पूर्ण सावधानी रखने की आवश्यकता है। बच्चे की पहली आवश्यकता है, बच्चे की लिए सबसे पहली आवश्यकताएं हैं हवा ताज़ा एवं स्वच्छ हो, पानी साफ उबला हुआ हो, भोजन जो प्रकृति ने उसके लिए नियत किया अर्थात माता का दूध हो, गर्मी यानी वस्त्र, गर्म बिस्तर, गर्म कपड़ा। सबसे अधिक आवश्यकता माता के अपने शरीर की गर्मी की जरूरत होती है। 5वीं स्वच्छता, बच्चे की प्रत्येक वस्तु को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखा जाए। 6ठा विश्राम, कोमल बिस्तर, छोटा सुखद सिरहाना, धूप, हरियाली, आराम, सुंदर हल्के रंगों वाले खिलौने, रमणीक वातावरण, ये सब विश्राम के जहाँ बच्चा करता है वहाँ पर सुखद एक तरह से वातावरण होनी चाहिए। नियमितता, भोजन समय पर दिया जाए और बच्चे के शेष काम, भोजन मीन्स अभी तो बच्चा जो शुरू में नवजात है वो तो दूध ही पिएगा, लेकिन उसको समय समय पर उसकी फीडिंग होनी चाहिए। बच्चे के शेष कामों में नियमितता लाने का पूरा प्रयत्न किया जाए। उसकी नींद के और टट्टी करने के समय भी यत्नपूर्वक निश्चित किए जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे को जब हम शुरू में आदत लगा देते हैं तो बच्चा जो है बेड पे भी नहीं करता, वो उसके एक टाइम बना देते हैं, तो उसे हम बहुत सही तरीके से सरल तरीके से भी उसको इस तरह की जो भी उसकी पेशाब या टट्टी हो वो कराए जा सकते हैं। और ये सब हम लोग देखे भी हैं प्रैक्टिकली। अक्सर बच्चे के पिता घर के जीवन में कोई हाथ नहीं बटाता। बच्चे के लिए पिता का महत्व इस बात में है कि वह कभी कभी उसके लिए खिलौने या बिस्कुट आदि लाता है, कभी कभी वह बच्चे को गोद में भी उठा लेता है, परंतु उसे डर बना रहता है कहीं पेशाब या टट्टी न कर दे। हाँ, रविवार किसी छुट्टी के दिन पिता के घर पर रहने से माता को थोड़ी बहुत फुर्सत मिल जाती है। बच्चे की बीमार पड़ने पर तो बेचारी माँ को भी और भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। कभी कभी इन परेशानियों से तंग आकर वो अपने मायके में चली जाती है। वहाँ बच्चे को संभालने में कुछ लोग हाथ बटाने वाले होते हैं, किंतु मौसियाँ और बुआएं कई बार बच्चे को ऐसी बुरी बुरी आदतें सिखा देती हैं जो आयु पर्यंत उनका साथ नहीं छोड़ती। बच्चे को हंसाना, उछालना, उसे चुटकियाँ काटना, धौल धप्पा करना, ये काम मौसियों और बुआओं को बड़े प्रिय होते हैं। वे तो अपना शौक पूरा करती हैं, किंतु बेचारे बच्चे की सामत आ जाती है। यहाँ वही बताया जा रहा है कि मौसी और बुआ प्राय लाड़ प्यार में बच्चे को बुरी बुरी आदतें सिखा देती हैं, जो मतलब बच्चा तो वो अपने शौक पूरा करने के लिए हंसी ठिठोली में सिखा देती हैं, लेकिन ये आगे चलकर बच्चे को दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है आगे देखते हैं। पहले बच्चे के जन्म के बाद आमतौर से ऐसी ही बातें देखने में आती है कि नई माताओं को बहुत हद तक पुराने लीकों पर चलना है। उन्हें वही सब करना पड़ता है जो पुरानी माताएं करती आई हैं। हमारा समाज कोई नया विचार नहीं सहन करता। यदि अड़ोस पड़ोस की कोई ऐसी स्त्री आ जाए जिसका ढंग कुछ अलग तरह का हो तो वो अपनी पड़ोसियों के पद चिन्हों पर चलने लगेंगी या उसे अपने लिए कहीं अलग मकान लेना पड़ेगा। इस तरह पुरानी लीकें पक्की एवं गहरी होती चली जाती है। नई मंजिल जिस तरह का व्यवहार अपने मायके ससुराल में नई माँ देखती आती है, उसी तरह का व्यवहार वह स्वयं अपने बच्चे के साथ करती चली जाती है, जिस तरह से अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां करती हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि नई माताओं को बहुत हद तक पुराने लीकों पर चलना है, उन्हें यही सब सिखाया जाता है और वो अपने आसपास के लोगों को जैसे कहते हैं उसे नकल करती चली जाती है, उसी तरह वह भी करती है। बच्चे को डरा धमकाकर उसे वश में रखना, न मारने पर पिटना आदि वह सीख जाती है। साथ ही वो पड़ोसियों से यह भी सीख लेती है कि बच्चे को नज़र कैसे लगती है, उसकी झाड़ फूँक कौन करता है तथा अनावश्यक रीति रिवाज कैसे पूरे किए जाते हैं। यानी बुजुर्गों से, आस पड़ोस लोगों के, पुराने लोगों से नई माताएं सीख लेती हैं और उसके पीछे के साइंस नहीं देखती है और बस वो परंपरा चली आ रही है, लोग कह रहे हैं उसको मान लेना चाहिए, ये सोचकर वो ऐसी बातों को सीखते चली जाती है। हमारे बच्चे पेड़ पौधे की भांति उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की तरह उनका पोषण होता रहता है। हम उनके पोषण में उनकी कोई विशेष सहायता नहीं देते। समय, भोजन तथा पानी, यहाँ 3 उनकी सहायता जो करती है। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है उनके शरीर का पालन पोषण होता जाता है। पानी और रोटी भी हम कभी ढंग से और कभी बेढंगेपन से देते हैं। बच्चों के हाथ पैरों अंगों के समय के प्रवाह के साथ बढ़ना ही होता है, किंतु उनके अंग और सारा शरीर सुंदर ढंग से पुष्ट और परिवर्धित हो, इसके लिए हम उनकी कोई सहायता नहीं करते। हमारी धारणा है कि जिस परमात्मा ने उन्हें पैदा किया है वही उनका पालन पोषण भी करेगा। हमें चिंता करने की, किसी प्रकार का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे इसी तरह से जैसे तैसे अच्छी या बुरी तरह पलते रहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे जैसे अपने आप प्रकृति के अनुसार बढ़ते चले जाते हैं और उन्हीं की तरह उनका पोषण होता रहता है, उसी तरह हम अगर विशेष सहायता नहीं देते हैं तो बच्चे किसी न किसी रूप में तो बड़े हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर आगे हम क्या, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि
कि हम बच्चे के कपड़े, भोजन, आराम तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं के संबंध में कुछ अधिक सोच विचार करने का प्रयत्न नहीं करते। जो मिला वही उन्हें खाने को दे दिया जाए। बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त भोजन दूध है, किंतु जब हम स्वयं खाना खाने बैठते हैं तो उसे भी एक टुकड़ा रोटी का पकड़ा देते हैं। वह काट कर या थोड़ा बहुत चबाकर खा ही लेता है। हमारी इस लापरवाही का परिणाम यह होता है कि बच्चे का पेट खराब हो जाता है तथा उसे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। दूध जो उसके लिए आवश्यक भोजन है वह भी हम उसे ढंग से नहीं पिलाते। बच्चा जब भी रोने लगता है, माँ उसे चुप कराने के लिए अपना स्तन उसके मुंह में ठूंस देती है, उसे सुलाने के लिए या उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए। यह वही काम करती है, यह ठीक नहीं है। यहाँ जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे पेड़ पौधे भी बड़े होते हैं तो उनकी भी आसपास निराई खुदाई करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पेड़ पौधे अपने प्रकृति के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं, उनको पोषण भी मिलती चली जाती है, लेकिन फिर भी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो हम भी यहाँ बच्चे के पालन पोषण में ये ना सोचे कि प्रकृति उन्हें पाल तो लेगी ही, लेकिन हमारा जब हमने उसे धरती पर लाया है, प्रभु ने उसे भेजा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि उसको हम निखारें, उसे परिवर्धित करें, उसे संवर्धित करें, उसे एक सांचे में ढालें, संस्कारों की उन सांचों में ढालें जो एक परिवार की इकाई बन सके, समाज की इकाई बन सके, राष्ट्र की इकाई बन सके। तो उस राष्ट्र और समाज सभी गर्व करे कि हाँ, ये संतति हमने ऐसा जन्म दिया और ऐसे संतति हमारे बीच में है, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो इस तरह बच्चे की प्रारंभिक देखभाल में अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है। इसका हम ख्याल रखें और भावी पीढ़ी के नव निर्माण का एक बहुत ही आधार स्तंभ है उसकी प्रारंभिक देखभाल करना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।